Hello guys, welcome back to our channel part 2 Story of Villainous. Chapter 6 जरूरी है। इशिका को निर्मला जी ने बुलाया तो वो अपने ख्याल से बाहर आए और मन ही मन बोली, काश मैं ऐसा बोल पाती पर अभी नहीं। फिर इशिका अंश को देखकर बोली, अंश तुम कितने साल के हो? अंश ने कंफ्यूज चेहरा बनाकर कहा, 23 क्यों? इशिका ने एक स्माइल के साथ कहा, तुम 23 साल के छोटे बच्चे हो जिसे बोलना तक नहीं आता। ये सुन अंश ने इशिका को घूर कर देखा और बोला, हाँ और तुम एक थर्ड पार्टी जो दूसरे के रिलेशन खराब करती हो। अंश के ये कहने पर पूरे लिविंग रूम में सन्नाटा छा गया और इशिका ने दादी और राजेश जी की तरफ देखा। इस वक्त इसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। तभी राज अंदर आया और सूटकेस नौकर को देते हुए बोला, क्या हुआ, इतनी शांति क्यों है यहाँ पर? साक्षी ने गुस्से में अंश की तरफ देखते हुए कहा, भाई अंश ने इशू को थर्ड पार्टी कहा। ये सुन राज ने अंश को देखते हुए कहा, ये क्या बकवास है अंश, माइंड योर लैंग्वेज। फिर इशिका की तरफ देखते हुए बोला, इशिका डोंट माइंड हिम, इसके पास अक्ल की कमी है। इशिका ने उठते हुए कहा, मेरा कमरा कहाँ है राज, मैं बहुत थक गई हूँ, मैं चेंज करके आती हूँ, अभी पूजा भी है तो तुम्हारी मंगेतर होने के नाते मुझे प्रेजेंट होना होगा, है ना? नहीं तो मैं आराम कर लेती हूँ। निर्मला जी ने प्यार से कहा, बेटा तुम फ्रेश होकर आ जाओ, और तुम भला पूजा क्यों नहीं अटेंड करोगी, बताओ, तुम्हें तो करना ही होगा। इशिका ने हल्के से स्माइल के साथ कहा, ओके आंटी, और वहां से चली गई। इशिका के जाने के कुछ देर बाद निशा पंजाबी सूट पहने घर में आई और राजेश और दादी को नमस्ते करके राज से बोली, जीजू दीदी कहाँ है? राज ने स्माइल के साथ कहा, नंदिनी शायद उसके कमरे में होगी। निशा ने जल्दी से वहां से जाते हुए कहा, वैसे जीजू आप आज बहुत हैंडसम लग रहे हो। ये सुन राज को हंसी आ गया पर तभी आते हुए दक्ष ने कहा, साली साहिबा आप हमसे अब तक अच्छे से मिले भी नहीं पर अचानक ने तारीफी, नॉट बैड। निशा ने अपने जीभ को दांत के नीचे दबाते हुए मन में कहा, तुम्हें जीजू कौन बोलेगा? फिर एक फेक स्माइल के साथ बोली, दक्ष कैसे हो आप? दक्ष ने निर्मला जी, दादी, राजेश और कविता के पैर छुए और एक सोफे पर बैठते हुए कहा, मैं अच्छा हूँ। बोल। उसने चारों तरफ देखा और फिर पूछा, नंदिनी जी कहाँ है? निशा ने एक बड़ी सी स्माइल के साथ मन में सोचा, आज ये रिश्ता तोड़ के मानूंगी। फिर दक्ष से बोली, जीजू चलो, मैं भी चल ही रही ही उधर। दक्ष ने सभी को एक्सक्यूज मी बोल निशा के साथ जाने लगा। अंश ने जाती हुई निशा की स्माइल देखी और सोचा, कुछ तो गड़बड़ है। फिर चुपके से निशा के पीछे निकल गया। निशा ने दक्ष को एक कमरे के आगे रोकते हुए कहा, दक्ष मुझे कुछ काम है तो मैं जाती हूँ, आप जाकर दीदी से मिल लो। बोल वो वहां से चली गई पर कुछ दूर खड़े अंश ने उसका हाथ पकड़ पिले के पीछे खींचते हुए कहा, तुमने उसे इशिका के कमरे के बाहर क्यों छोड़ा? निशा ने एक विनिंग स्माइल के साथ कहा, अब मैं घर वालों को यहाँ बुलाकर लाऊंगी और उन दोनों को साथ देख दक्ष का रिश्ता दी से और उस चुड़ैल का जीजू से टूट जाएगा। ये सुन अंश ने उसके सर पर टपरी मारी और बोला, पागल, चल भाभी से मिलते हैं और किसी को बुलाने की जरूरत नहीं है। इधर दक्ष ने दरवाजे पर नोक किया और दीवार से टेक लगाकर खड़ा हो गया। दरवाजा खुला और बाथरूम में इशिका ने दरवाजा खोला और राज को देख हैरान होते हुए बोली, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? दक्ष ने एक चार्मिंग स्माइल के साथ कहा, मेरी साली साहिबा मुझे यहाँ छोड़कर गई है। ये सुन इशिका ने दरवाजा खुला छोड़ा और वापस कमरे में जाते हुए बोली, ओह ऐसा है क्या? दक्ष ने अंदर घुसते हुए दरवाजा बंद किया और बेड पर बैठते हुए बोला, इशिका जी तो आप मुझे आज भी नहीं बताएंगी कि राज और नंदिनी के बीच क्या है? इशिका ने खिड़की पास लगे सोफे पर बैठते हुए कहा, मिस्टर दक्ष रॉय, ये बात आप नंदिनी से क्यों नहीं पूछ लेते? दक्ष ने एक बोरिंग सा फेस बनाते हुए कहा, इशिका जी आप बिल्कुल भी इंटरेस्टिंग नहीं है। इशिका ने दीवार पर लगी घड़ी में टाइम देखा और खड़ी होते हुए बोली, आपको बाहर जाना चाहिए, मुझे कपड़े चेंज करने हैं। ये सुनने के बावजूद भी दक्ष ने ऐसा जताया कि उसने नहीं सुना और बेड पर लेटते हुए कहा, मैं काफी थका हुआ हूँ, इशिका जी आप मुझे कुछ देर बाद जगा देना। बोल दक्ष ने अपनी आंखें बंद कर ली। इशिका ने एक नजर सोते हुए दक्ष को देखा, फिर बाथरूम में जाकर अपने कपड़े बदल वो बाहर आई तो उसने देखा कि उसके फोन पर किसका फोन आ रहा है। इशिका ने अपना फोन उठाया और फोन पर नाम पर उसके चेहरे पर एक मॉकिंग स्माइल आ गई। उसने उस नंबर को ब्लॉक किया और किसी को कॉल कर बोली, 2 घंटे में उसका नमो निशान तक मिट जाना चाहिए। दूसरी तरफ से एक आदमी ने कहा, ठीक है पर उसकी बीवी और बच्चा? इशिका ने सरकास्टिक स्माइल के साथ कहा, उन्हें तुम इस बड़ी सी दुनिया में कहीं भी भेज सकते हो। ये सुन उधर से फिर उसी आदमी ने कहा, क्या ये करना जरूरी है? इशिका ने खिड़की के बाहर देखते हुए कहा, हाँ क्योंकि एक शतरंज के खेल में आप एक प्यादे से भी हार सकते हो। उधर से इस बार कोई आवाज नहीं आई और इशिका ने फोन काट दिया। दक्ष जिसे अब तक नींद में होना चाहिए उसने इशिका को देखते हुए कहा, लगता है इशिका जी के हाथ मुझसे ज्यादा साफ नहीं है।
इशिका ने ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठते हुए अपने कानों में झुमके पहनते हुए कहा, जब भगवान खुद तुम्हें तड़पना देखना चाहते हो तो खुद को बचाने के लिए अपने हाथ खून से रंगने ही पड़ते हैं। बोल उसने अपने छोटे पर गोरे पैरों में पायल पहना और अपने बालों को खुला छोड़ उठी और होठों पर लिपस्टिक लगा खुद को देख एक सेक्सी स्माइल के साथ कहा, चलो नीचे चलते हैं, आज एक अच्छा ड्रामा देखने को मिलेगा। बोल वो कमरे से चली गई। दक्ष बेड से उठते हुए बोला, शायद लड़की गलत चूज की है मैंने। फिर वो भी नीचे चला गया। चैप्टर 7 सफेद या नीला। इशिका अपने कमरे से निकल नीचे नहीं गई बल्कि राज के कमरे की तरफ चली गई। वो जब कमरे में आई तो बाथरूम से पानी की आवाज सुनी। ये सुन उसके चेहरे पर एक स्माइल आ गई और उसने अपने कदम राज के अलमारी की तरफ बढ़ा दिए। इशिका ने दरवाजा खोला और उसमें से देख 2 कुर्ते निकले, एक सफेद और एक हल्का नीला। इशिका ने कपड़े बेड पर रखा और फिर रुमाल, घड़ी और बाकी का सामान निकल वो सब भी एक तरफ रखने लगी। तभी नंदिनी कमरे में आए और इशिका को देख उसके कदम रुक गए। इशिका मुड़ी और नंदिनी को देख हल्के से मुस्कुराए और बोली, क्या हुआ, कुछ चाहिए था? नंदिनी ने बेड पर रखे कपड़े देखे और फीकी मुस्कान के साथ बोली, नहीं मैं वो राज को बुलाने आई थी। इशिका ने बेड पर बैठते हुए कहा, मैं राज के आती हूँ। नंदिनी ने हाँ में सर हिलाया और वहां से चली गई। इशिका ने जाती हुई नंदिनी के कांपते हुए हाथ देखे और मन में बोली, एक तरफ लोग परिवार की खुशी की बात करते हैं और दूसरी तरफ उसके लिए कुछ करना भी नहीं चाहते। तभी राज अपने बाल पीछे हुए आया और बेड पर बैठी लड़की को देख सोचा कि वो नंदिनी है और ये सोच उसने दोनों कुर्ते देखते हुए कहा, नंदिनी ये 2 कुर्ते। इशिका बेड से उठी और राज की तरफ मुड़ बोली, राज तुम पर सफेद बहुत अच्छा लगता है तो क्यों ना तुम आज सफेद पहनो। इशिका को देख राज हैरान हुआ और बोला, वो नंदिनी ही मेरे कपड़े रोज निकालती है तो मुझे। इशिका ने राज को बीच में काटते हुए कहा, तुम्हें मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, मैं समझती हूँ 1 साल से साथ में रहते रहते तुम दोनों दोस्त बन गए हो और तुम्हें उसकी आदत भी पड़ गई होगी, तो कोई बात नहीं। वैसे तुम कौन सा कुर्ता पहनोगे? सफेद मुझे पसंद है और ये मेरी साड़ी के साथ मैच भी करेगा। तुम्हें कौन सा पसंद है? राज ने दोनों कपड़े देखे, फिर हल्का नीला कुर्ता देख उसे याद आया। राज, हल्का नीला मेरा मनपसंद रंग है, तुम पहनोगे? ये शब्द याद आते ही राज ने हल्का नीला कुर्ता उठाया और पहनते हुए कहा, ये नीला कुर्ता ज्यादा अच्छा लग रहा है। इशिका ने राज को देखा और हल्के मुस्कान के साथ मन में बोली, अब पूरी जिंदगी सफेद पहनना है तो कुछ दिनों तक कुछ रंग पहन लो। सोच उसने खुद को आईने में देखा, सफेद साड़ी में, हाथों में ऑक्सीसाइड ज्वेलरी, कानों में झुमके, आंखों में काजल, बालों को खुला छोड़ गजरा लगाया हुआ वो आज बेहद खूबसूरत लग रही थी। राज तैयार हुआ और बोला, चले। इशिका ने राज के गालों पर एक किस किया और उससे दूर भागते हुए बोली, ये मेरी मेहनत का फल। बोल उसके राज को एक मुस्कान दी। इशिका की बचकानी हरकत देख राज के चेहरे पर अनजाने में मुस्कान आ गई। इधर नंदिनी अपने कमरे में बैठी आंखों में आंसू लिए बैठी थी। उसने अपने आंसू पूछते हुए कहा, नंदिनी, राज और इशिका की शादी होने वाली है तो तुम उसे भूल जाओ। बोल वो उठी और वहां से जाने लगी पर तभी निशा और अंश ने उसे जाने से रोक दिया। अंश ने नंदिनी की लाल आंखों को देख थोड़े गुस्से में कहा, भाभी आप रो रही थी? नंदिनी ने झूठी मुस्कान के साथ कहा, नहीं मैं भला क्यों रोऊंगी। निशा ने मुंह बनाते हुए चिड़चिड़ेपन में कहा, दी उस इशिका ने तुझे कुछ कहा? नंदिनी ने इशिका का नाम सुना तो उसकी आंखों में फिर आंसू आने लगे। ये देख निशा ने गुस्से में आग बबूला होते हुए कहा, मुझे पता था ये उस कमीनी का किया धरा होगा। बोल वो कमरे से जाने लगी पर नंदिनी ने उसे रोकते हुए कहा, निशा ये क्या कह रही हो तुम? इशिका ने मुझसे कुछ नहीं कहा तो तुम अपना मुंह बंद करो। बोल वो वहां से चली गई। अंश ने गुस्से में कहा, लगता है आज इस इशिका का कुछ करना ही पड़ेगा। निशा ने कहा, हाँ। फिर दोनों मुस्कुराए और वहां से नीचे चले गए। नीचे सभी तैयार होकर मंदिर में बैठे पूजा के शुरू होने का इंतजार कर रहे थे। सभी को वहां आया हुआ देख पूजा शुरू हुई और कुछ देर बाद पूजा खत्म हुई और सभी ने प्रसाद लिया। पंडित जी ने सभी को आशीर्वाद दिया और वहां से चले गए। पंडित जी के जाने के बाद सभी लिविंग रूम में बैठ प्रसाद खा रहे थे। नंदिनी ने सभी को पानी दिया। ये देख राजेश जी बोले, नंदिनी बैठो, देखो तुम्हें ये सब काम मत किया करो, समझी? नंदिनी ने एक हल्की स्माइल के साथ कहा, बाबा ये सब काम करने से मुझे खुशी मिलती है तो इसमें क्या दिक्कत है। बोल नंदिनी ने दादी को रोटी परोसी। अंश ने खाना खाते हुए कहा, वाह भाभी क्या खाना है, सच में मजा आ गया, पर अब कुछ दिनों बाद हमें कोई ऐसे खाना नहीं परोसेगा, ना ही कोई इतना अच्छा खाना बनाएगा। राज ने भी खाना खाते हुए कहा, हाँ सच में। दादी ने एक हल्की मुस्कान के साथ कहा, नंदिनी तुम भी बैठो और सबके साथ खाना खाओ। इशिका ने सबकी बातें सुनी और शांति से खाना खाते हुए अचानक से बोली, वैसे राज तुम किसके हैं का खाना 365 दिन खा सकते हो? राज ने बेपरवाही से कहा, नंदिनी के, माँ के और मेरा एक फेवरेट रेस्टोरेंट है वहां के शेफ के हाथ का।
अंश ने इशिका का मजाक उड़ाते हुए कहा, क्या तुम खाना बनाना सीख रही हो? दक्ष ने अंश को अजीब तरीके से देखा और फिर बोला, अंश डोंट माइंड बट इशिका तुम्हारी भाभी बनने वाली है तो तुम्हें उससे अच्छे से बात करनी चाहिए ना। दक्ष की बात सुन सभी शांत हो गए, पर इससे पहले कोई कुछ बोल पाता इशिका ने हंसते हुए कहा, मिस्टर दक्ष, मैं थर्ड पार्टी हूं तो मेरे पास ये अथॉरिटी नहीं है। भले ही अंश बचपन से मेरे साथ खेलते कूदते बड़ा हुआ है, वो सब भूल चुका है तो ऐसा कुछ कभी नहीं हो सकता। क्यों अंश, मैं सही कह रही हूं ना? बोलते हुए इशिका ने अंश की तरफ देखा। चैप्टर 8 बदले की शुरुआत। इशिका की बात सुन सभी शांत हो गए। अंश ने भी इशिका को हैरानी से देखा पर इशिका ने खड़े होते हुए कहा, सॉरी एवरीवन, मैं शायद कुछ ज्यादा ही बोल गई। वो मेरा सर बहुत दुख रहा है तो मैं आराम करने जाती हूँ, आप सब जारी रखे। बोल इशिका वहां से अपने रूम की तरफ चल दी। इशिका अपने कमरे में आए और बाथरूम में जाकर अपने मुंह पर पानी के छींटे मारे। इशिका वशपेशन से बहते हुए पानी को देख रही थी और धीरे धीरे इशिका के ख्याल अपने सपने की तरफ जाने लगा। फ्लैशबैक। इशिका जब उस सफेद रोशनी में आई तो उसने देखा उसके जैसे दिखने वाली लड़की सड़क पर खून में लिपटी हुई थी। उसके सामने एक लड़का खड़ा था, वो अंश था। अंश ने अपने सामने नीचे गिरी हुई लड़की को देखते हुए घिन से कहा, तुमने सोच कैसे लिया कि तुम मेरे भाभी की जगह ले सकती हो? हाँ बोलो। इशिका एक साइड खड़ी जमीन पर लेटी लड़की के ख्यालों को देख सकती थी। उस लड़की के दिल में नफरत, गुस्सा, पर साथ में दर्द भी था। उस लड़की के ख्यालों में इस वक्त उसके बचपन की यादें चल रही थी, कैसे वो अंश के साथ खेलती थी, बड़ी बहन की तरह उसका होमवर्क करवाती थी, एक टीचर की तरह उसे बिजनेस सिखा रही थी। पर धीरे धीरे ये सारे ख्याल गायब होने लगे और जमीन पर लड़की बेहोश हो गई, पर आंखें बंद होने के साथ उसके आंखों से आंसू निकल बह गया। प्रेजेंट। इशिक ने बाथरूम के दरवाजे पर दस्तक सुनी तो उसने अपना मुंह साफ किया और बाथरूम से बाहर निकल बोली, कौन है? वो बाहर आए तो देखा राज खड़ा था। इशिका ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, राज क्या हुआ तुम यहाँ पर? राज ने उसकी लाल आंखें देखी फिर धीरे से बोला, इशिका वो अंश, तुम उसकी बात दिल पर मत लेना। मुझे पता है वो कभी कभी ज्यादा बोल देता है, वो पागल है तो प्लीज। इशिका ने एक हल्की मुस्कान के साथ कहा, नहीं राज, बुरा भी एक हद तक लगता है और मुझे बुरा शिवरात्रि तक लगा था, उसके बाद तो बुरा भी लगना बंद हो गया। राज ने कंफ्यूजन वाला लुक बनाया और बोला, मतलब? इशिका ने खिड़की के पास लगे सोफे पर बैठते हुए अपने बालों में से गजरा निकाला और तेल की बोतल लेकर अपने बालों में लगाते हुए बोली, शिवरात्रि को क्या हुआ था तुम्हें पता है? राज ने अजीब सा शकल बनाया और बोला, हाँ हम सब ने भांग पी ली थी। इशिका ने अपने बालों में तेल लगाते हुए कहा, अंश ने निशा के साथ मिलकर मुझे भांग पिलाई थी और सबके सामने निशा ने जब मुझसे ये पूछा कि क्या मैं सच में तुम्हारे साथ सोई थी, इसमें भी अंश ने निशा का साथ दिया। इशिका खड़ी हुई और राज के सामने आकर बोली, राज क्या मैं इतनी नीचे गिर चुकी हूँ कि मैं झूठ बोलूंगी इस बारे में? बोलो राज। राज इशिका की बात सुन हैरान होकर बोला, अंश ने सच में ऐसा किया था? इशिका ने आंखों में आंसू लेकर बोला, तुम भी मुझ पर यकीन नहीं करते? बोल इशिका मुर्री और दुखी आवाज में बोली, राज यहाँ से जाओ, मुझे नींद आ रही है। बोल इशिका बेड पर लेट गई और राज ने कुछ देर तक इशिका को देखा भी गुस्से में वहां से निकल अंश के कमरे की तरफ चला गया। इशिका खिड़की के बाहर चांद को खाली आंखों से देखते हुए बोली, मेरा एक बार देखते जाओ राज, धीरे धीरे तुम्हारे सांस लेने की वजह भी मैं बनूंगी। बोल उसने अपनी आंखें बंद कर ली। इधर राज गुस्से में अंश के कमरे में आया और दरवाजा गुस्से से खोलते हुए बोला, अंश। अंश, जो इस वक्त अभी ही अपने कपड़े बदल सोने जा रहा था, उसने हैरानी से कहा, क्या हुआ भाई? राज ने अंश को गुस्से से भरी आंखों से देखते हुए कहा, क्या शिवरात्रि के दिन तुमने और निशा ने इशिका को भांग इसलिए पिलाई थी ताकि तुम उससे ये पूछ सको कि हमारे बीच कुछ हुआ था या नहीं? अंश ने कंफ्यूजन वाले लुक के साथ कहा, हाँ, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है आप पर कि आप ऐसा कुछ कभी नहीं करेंगे, तो इसमें दिक्कत क्या है? राज ने अपने हाथ की मुट्ठी बनाते हुए कहा, क्या सबके सामने तुमने उससे ये सवाल पूछा भी था? अंश ने ज्यादा कुछ सोचे बगैर ही कहा, हाँ तो। अंश के ये कहते ही राज ने अंश को एक घुसा पेट में मारा और लाल आंखों से बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? वो मेरी बचपन की दोस्त है। तुमने तो उसके साथ खेला भी है, उसने तुम्हारा होमवर्क करवाया था एक टीचर की तरह, उसने तुम्हें चाची से पीटने से बचाया है, उसने तुम्हारे लिए झूठ तक बोले हैं, तुमने उसके बारे में ऐसा सोचा भी कैसे? बोल राज ने अंश को पीटना जारी रखा। राज की ऊंची आवाज सुन घर के सभी लोग जल्द ही वहां पर आ गए। नंदिनी ने राज को रोकते हुए कहा, राज ये क्या कर रहे हो तुम क्यों मार रहे हो उसे? राज ने नंदिनी को गुस्से से देख कहा, नंदिनी तुम हटो, आज मैं इसे बताया हूं कि ये कोई बच्चा नहीं रहा। इसकी हिम्मत कैसे हुई इशिका के बारे में इतना घटिया सोचने की? सोचना छोड़ो करने की।
हाँ वो थोड़ी अकड़ू है, एरोगेंट है, पर उसे उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट किसी और से ज्यादा प्यारी है। उसने जब से स्कूल पास किया तब से एक पैसा तक अपने परिवार से नहीं लिया, उसने काम करके खुद लिए इज्जत दौलत कमाई और इस वजह से उसमें अकड़ है। पर अंश, तुमने क्या कमाया आज तक? कुछ नहीं। उसने तुम्हें बिजनेस सिखाया पर तुम। छी। दादी ने कंफ्यूज होकर कहा, राज अंश ने किया क्या है? ये तो बताओ। राज ने अंश को घूरते हुए सब बताया कि अंश ने शिवरात्रि के दिन क्या किया था। राज की सब बातें सुन राजेश जी ने कहा, हम सबको ये बात पता है, हमने अंश को डांटा भी था, पर तुम ये बात आज क्यों ला रहे हो? नंदिनी ने भी कहा, हाँ राज, हमने अंश और निशा को डांटा था। ये सुन राज ने हैरानी से सबको देखते हुए कहा, सबको पता था? निर्मला जी ने कहा, हाँ राज। राज ने सबको आखिरी बार देखा और फिर वहां से इशिका के कमरे की तरफ चला गया। इधर निशा और नंदिनी ने अंश को बेड पर बिठाया। कविता जी ने गुस्से में अंश को देखा और बोली, सही किया राज ने। बोल वो वहां से चली गई। दादी, राजेश और निर्मला जी ने अंश को आराम करने के लिए कहा और चले गए, पर अंश ने किसी का जवाब नहीं दिया, उसे बचपन की बातें याद आ रही थी। पास्ट। अंश चिढ़कर मैथ्स के समझ को घूर रहा था क्योंकि उसे वो सब नहीं आ रहे थे। इशिका ने अंश के बगल में बैठ उसे एक एक क्वेश्चंस बताने शुरू किए। प्रेजेंट। नंदिनी ने अंश को बुलाया तो अंश पुरानी बातों से बाहर आज में आया और उसने हल्के से कहा, भाभी मुझे कुछ देर के लिए अकेले रहना है। नंदिनी ने अंश के बालों को सहलाया और बोली, ठीक है, पर दवाई लगा लेना चोट पर। बोल वो निशा को लेकर वहां से चली गई। राज जब इशिका के कमरे में आया तो देखा वो सो चुकी थी। उसने इशिका के बगल में बैठते हुए धीरे से कहा, सॉरी इशिका, मुझे नहीं पता था कि ये सब। इशिका, मैं आई एम सॉरी। बोल राज वहां से उठा और अपने कमरे की तरफ चल दिया। इधर नंदिनी अपने कमरे में बैठी काफी परेशान हो रही थी। उसे लग रहा था कि कुछ बदल रहा है, पर क्या वो आज फिर नहीं समझ पा रही थी। नंदिनी को नहीं पता था कि उसका शक सच था, कुछ बदल रहा था और वो थे राज के एहसास। चैप्टर 9, बर्बादी का कारण। अगली सुबह। नंदिनी कल रात से ही परेशान थी, इसलिए वो सुबह जल्दी उठ मंदिर में आकर पूजा करने लगी। राज जब जॉगिंग करके वापस आया तो उसने देखा कि घर के बाहर नंदिनी तुलसी के नए पौधे को लगा रही थी। राज नंदिनी के पास आया और उसे प्यार से देखते हुए बोला, आज नया पौधा क्यों? नंदिनी ने एक स्माइल के साथ कहा, कल से ही मन कुछ अजीब सा हो रहा था तो सोचा क्यों ना एक पौधा लगा लूं। बोलते हुए नंदिनी ने तुलसी को लगा दिया। ये देख राज ने पानी का कलश लिया और नंदिनी का हाथ धुलाने लगा और कुछ सोच बोला, वैसे तुम्हें याद है तुम्हारे यहाँ आने के पहले दिन हमने साथ में ऐसे ही एक तुलसी लगाई थी? नंदिनी ने भी एक मुस्कान के साथ कहा, हाँ, और तुमने मेरी मदद भी ऐसे ही हाथ धुलने में की थी। राज ने नंदिनी के हाथों को धुलवाया और फिर एक कपड़े से उसके हाथों को पोंछते हुए कहा, हाँ, कितना अच्छा था ना सब तब। बोलते हुए राज की आंखें नंदिनी की आंखों से जा टकराए और दोनों एक दूसरे को देखने लगे। अपने कमरे की खिड़की के पास खड़ी इशिका राज और नंदिनी को देखते हुए अपने बालों को टॉवल से सुखाते हुए खुद से बोली, भाग्य और इंतकाम में कौन जीतेगा ये नहीं पता, पर इस बार जीत सिर्फ मेरी होगी। बोल उसने टॉवल फेंका और अपने सूटकेस में से एक व्हाइट बिजनेस सूट निकाल उसे पहन लिया और अपने बालों का पोनी टेल बना वो अपना सूटकेस लेकर नीचे चल दी। नीचे सभी सुबह का नाश्ता कर रहे थे। इशिका ने भी अपना सूटकेस एक नौकर को दिया और एक कुर्सी पर बैठते हुए बोली, राज क्या तुम मुझे मेरे घर ड्रॉप कर दोगे? राज ने खाना खाते हुए कहा, ओके। फिर राज राजेश जी के साथ कुछ कंपनी की बातें करने लगा। इधर नंदिनी किचन से जूस थर्मस में ला रही थी कि तभी वो अपने साड़ी में फंस गई और सारा जूस साक्षी के ऊपर गिर गया। ये होते ही साक्षी ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, ये क्या किया, दिखाई नहीं देता अंधी हो? राजेश जी ने नंदिनी और साक्षी की तरफ देखा, फिर सख्त आवाज में बोले, साक्षी ये क्या तरीका है बात करने का? साक्षी में गुस्से में लाल आंखों से नंदिनी को देखते हुए कहा, तरीका? नंदिनी, मेरे ऊपर जूस गिरा दिया और मैं तरीका देखूं? वाह। फिर सरकास्टिक होते हुए बोली, नंदिनी तुमने मेरे पापा को क्या गुट्टी पिलाई है जो वो तुम्हारे खिलाफ कुछ नहीं सुन सकते? क्या ये कि तुम्हारे पास माँ बाप नहीं है, या कुछ और? हाँ बोलो। तुम्हें पता है इशिका के पास भी पापा नहीं है, पर वो कभी भी ये नहीं कहती या जताती, पर तुम हर बात पर मेरे बाबूजी ये कहते थे वो कहते थे। बोल बोल कर मेरे दोनों भाइयों, मेरी दादी, मेरे पापा तक को छीन लिया तुमने। साक्षी ने अपनी बात खत्म भी नहीं की थी कि राज ने उसे एक जोरदार चाटा मारा और गुस्से में बोला, इनऑफ साक्षी। ये क्या तरीका है किसी से बात करने का? नंदिनी से माफी मांगो अभी। साक्षी के साथ सभी हैरानी से राज को देख रहे थे, पर इशिका ने आराम से अपने हाथ टिश्यू से पोंछा और खड़ी होते हुए साक्षी के सामने खड़ी हुए हुए राज और नंदिनी को देख एक हल्की मुस्कान के साथ बोली, राज साक्षी बच्ची है अभी। राज ने जब इशिका को देखा तो गिल्ट के वजह से उसका गुस्सा शांत हो गया और उसने सीरियस होकर इशिका को देखते हुए कहा, वो 22 साल की है, वो बड़ी हो गई है, बच्ची नहीं रही।
इशिका ने ये सुन पलटकर आंखों में आंसू लिए खड़ी लड़की के लाल गालों पर हाथ रख प्यार से सहलाते हुए बिना राज को देखे बोली, राज अंश 23 साल का है। उसने मुझे थर्ड पार्टी कहा, शिवरात्रि वाले दिन सबके सामने मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ा दी, मेरी माँ की इंसल्ट की, मेरी इंसल्ट की। निशा ने मुझे कैरेक्टरलेस कहा, तब तुमने, दादी ने, राजेश अंकल ने, सबने कहा कि वो दोनों जो 23 साल के हैं वो बच्चे हैं, तो 22 साल की साक्षी भी तो बच्ची हुई ना, क्यों नंदिनी? बोल इशिका ने लाल आंखें लिए खड़ी नंदिनी से कहा, तो नंदिनी ने हल्के से अपना सर हिला दिया क्योंकि वो कह भी क्या सकती थी। राज ने स्पीचलेस होते हुए इशिका को देखा, पर इशिका ने आगे कहा, राज तुम बायसेड नहीं हो सकते। बोल उसने नंदिनी से कहा, नंदिनी मैं तुमसे मेरी बेस्ट फ्रेंड की तरफ से माफी मांगती हूँ, आई एम रियली सॉरी। नंदिनी ने इशिका को ध्यान से देखा, इशिका की गहरी आंखें देख नंदिनी का दिल जोर जोर से धड़कने लगा और उसकी फीलिंग की कुछ बदल रहा है वो और स्ट्रांग हो गई। नंदिनी ने इशिका को देखते हुए सोचा, इशिका के साथ कुछ गलत है, पर क्या? इशिका ने नंदिनी को गहरे सोच में देख मन में कहा, तुम कभी पता नहीं लगा पाओगी। फिर बोली, नंदिनी तुमने साक्षी को माफ कर दिया ना? नंदिनी अपने ख्यालों से बाहर आए और सबकी नजर खुद पर पाकर थोड़ा असहज होकर बोली, हाँ क्यों नहीं। फिर दादी को देख बोली, दादी मैं आती हूँ। बोल वो जल्दी से वहां से चली गई। इशिका ने साक्षी को देख कहा, साक्षी तुम चेंज कर लो फिर साथ में शॉपिंग पर चलते हैं। ये सुन साक्षी खुश होते हुए बोली, ठीक है, और वहां से चली गई। निर्मला जी ने ध्यान से इशिका को देखा फिर बोली, इशिका तुम मेरे साथ आओ। बोल वो भी अपने कमरे की तरफ चल दी। इशिका भी उनके पीछे पीछे आई। निर्मला जी ने अपने कमरे का दरवाजा बंद किया और बेड पर बैठते हुए इशिका को ध्यान से देखते हुए बोली, कुछ हुआ है क्या? इशिका भी सोफे पर बैठते हुए निर्मला जी को देख बोली, हाँ मेरी आंखें खुल गई है। निकाला जी ने आंखों में इंटरेस्ट के साथ कहा, मतलब? इशिका ने कहा, राज नंदिनी से प्यार करने लगा है। निर्मला जी ने कहा, तो तुम्हें समझ में आ गया? इशिका ने कहा, हाँ आजकल उसकी जुबान पर सिर्फ नंदिनी बसती है तो सोचा क्यों ना स्मार्ट बनूं। अब से 1 महीने में राज के दिल में, दिमाग में, उसकी यादों, सपनों में, जुबान में सिर्फ इशिका बसेगी। इशिका का कॉन्फिडेंस वापस देख निर्मला जी ने उसके सर को सहलाया और बोली, अच्छा है तुम्हारी आंखें खुल गई वरना हम तो अप्रेश थे कि कहीं तुम सब खो दो और तुम्हें पता भी ना चले। इशिका ने निर्मला जी को देखा, अगर निर्मला जी ध्यान से देखे तो वो इशिका के आंखों में छुपी निंदा और नफरत को देख पाती। इशिका ने सोचते हुए कहा, अगर मेरी बर्बादी का तीसरा कारण कोई था तो वो निर्मला चोपड़ा थी। इन सब की शुरुआत भी इसी औरत ने किया था। मेरी, राज और नंदिनी की जिंदगियों की बर्बादी का कारण कोई था तो वो निर्मला चोपड़ा थी। चैप्टर 10 वो अभिशाप है। साक्षी तैयार होकर आए और तो देखा इशिका, राज, अंश, नंदिनी, कविता जी, राजेश जी, दादी सब लिविंग रूम में बैठे थे। साक्षी ने सबको इग्नोर किया और इशिका से बोली, इशू चले। इशिका ने खड़े होते हुए राज से कहा, राज मेरा सूटकेस मेरे घर भिजवा दो, मैं साक्षी के साथ शॉपिंग के बाद एक मीटिंग है उसे अटेंड कर घर चली जाऊंगी। राज ने कहा, ठीक है। दादी ने राजेश जी को कुछ इशारा किया तो राजेश जी ने नंदिनी और राज की तरफ देखते हुए कहा, राज क्यों ना तुम, अंश, नंदिनी भी शॉपिंग पर चले जाते। नंदिनी ने एक फीकी मुस्कान के साथ कहा, नहीं बाबा मुझे नहीं जाना। दादी ने भी मौका देख कहा, क्यों नहीं जाना, तुम्हारी सगाई है कुछ दिनों में तो जाओ, जाकर कुछ अच्छी अंगूठियां देख लो और साथ में निशा और दक्ष को भी बुला लेना। अंश ने भी जल्दी से नंदिनी को बोलने का मौका दिए बगैर कहा, हाँ भाभी चलो चलते हैं। कविता जी ने अंश को घूरते हुए कहा, अंश नंदिनी भाभी नहीं है तुम्हारी। अंश ने कविता जी की बात को इग्नोर किया और नंदिनी का हाथ पकड़ उसके साथ बाहर जाते हुए नंदिनी से बोला, भाभी आप दिन भर घर में बोर नहीं होते? साक्षी ने गुस्से में अंश और नंदिनी को देखा फिर इशिका से धीरे से बोली, ये लड़का इशू, मुझे इस नंदिनी के साथ नहीं जाना। इशिका ने एक मुस्कान के साथ कहा, अरे मेरी जान तुम्हें शॉपिंग करना है, नंदिनी को देखना नहीं तो चलो चलते हैं। बोल उसने राज की तरफ देखा और बोली, राज तुम चल रहे हो? राज ने आते हुए कहा, हाँ चलो। बोल वो बिना साक्षी को देखे निकल गया। साक्षी ने राज को देख अपनी मुट्ठियां कस ली और वो इशिका के साथ बाहर आई। इशिका राज के कार के पास आई तो देखा नंदिनी फ्रंट सीट पर बैठी थी, अंश पीछे की सीट पर बैठा था। राज ने ड्राइविंग सीट पर बैठते हुए कहा, इशिका बैठो। इशिका ने ध्यान से राज को देखा फिर साक्षी के साथ कार में बैठ गई। राज ने कार स्टार्ट की और सभी शॉपिंग के लिए निकल गए। रास्ते में नंदिनी शीशे से राज को देख रही थी और राज आंखों के कोने से नंदिनी को। अंश और साक्षी फोन में लगे थे। इशिका ने ध्यान से राज को देखा फिर एक गहरी मुस्कान के साथ बोली, राज कोई गेम खेले, कितना बोर हो रहा है। राज ने इशिका की आवाज सुन जल्दी से अपना सारा ध्यान रोड पर लगाया और बोला, ठीक है पर खेले क्या?
इशिका ने कहा, क्वेश्चन आंसर गेम, इसमें हम सब एक दूसरे से सवाल पूछेंगे और सबको उसका सही पर सिर्फ एक जवाब देना होगा। राज ने इंटरेस्ट दिखाते हुए कहा, ठीक है। इशिका ने कहा, तो पहले मैं पूछूंगी, राज मेरा फेवरेट कलर कौन सा है? राज ने बिना ज्यादा सोचे कहा, ब्लू। फिर उससे एहसास हुआ कि ये तो नंदिनी का फेवरेट कलर है और वो बोला, मेरा मतलब। पर इशिका ने उसे बीच में काटते हुए कहा, सिर्फ एक जवाब। और नंदिनी से बोली, नंदिनी तुम किसी से अब सवाल पूछो। नंदिनी ने राज का जवाब सुना तो उसकी नजर राज के चेहरे पर टिक गई, पर इशिका की बात सुन वो होश में आए और मन में बोली, नंदिनी राज इशिका का है, तुम्हारा नहीं। और अंश से बोली, अंश तुम किसकी सबसे ज्यादा इज्जत करते हो? अंश ने भी गेम में इंटरेस्ट लेते हुए कहा, आप पर। फिर बोला, अब मेरी बारी, तो भाई आप किससे प्यार करते हो? राज ने मन में कहा, नंदिनी। फिर रिव्यू मिरर से इशिका को देखा और अंश से बोला, मॉम से। साक्षी ने अंश का जवाब सुना और फिर बोली, अब मेरी बारी, इशू तुम्हें सबसे ज्यादा नफरत किससे है? इशिका ने राज और नंदिनी की तरफ देख कहा, झूठे प्रोमिस से। राज ने इशिका का जवाब सुना और मजाक करते हुए बोला, तो हमारी इशिका झूठे प्रोमिस नहीं करती। इशिका ने एक सिगरेट निकाली और खिड़की नीचे कर सिगरेट पीते हुए बोली, नहीं। राज ने इशिका की सिगरेट देखा, कहा, पर तुमने प्रोमिस किया था कि तुम सिगरेट कभी नहीं पियोगी, तो फिर? इशिका ने खिड़की के बाहर देखते हुए कहा, मैंने प्रोमिस किया था कि जब तक तुम्हारे दिल में मेरे लिए जगह है, फिक्र है, तब तक मैं कभी भी सिगरेट को हाथ नहीं लगाऊंगी। पर राज, मेरे सिगरेट पीने से तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, और अगर उस दिन पड़ा था तो वो इसलिए कि नंदिनी को प्रॉब्लम हो रही थी, इसलिए नहीं कि इसे पीने से मेरी सेहत खराब होगी। इशिका की बात सच थी, राज को सच में कोई फर्क नहीं पड़ता था कि इशिका क्या करती है, उसे बस नंदिनी के कुछ होने से फर्क पड़ता है। पर राज ने बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा, इशिका अब बस भी करो। इशिका ने हंसते हुए कहा, क्या राज चिढ़ो मत, मैं तुम्हें, तुम्हारे दिल को तुमसे ज्यादा बेहतर तरीके से जानती हूँ। ये सुन अंश ने एक टेढ़ी मुस्कान के साथ कहा, तो तुम्हें ये भी पता होगा कि भाई तुमसे प्यार नहीं करते तो तुम उनके पीछे क्यों पड़ी हो? इशिक ने सिगरेट को बुझाया और बाहर फेंकते हुए आलस से अंश को देख कहा, किसने कहा प्यार दोनों तरफा होना जरूरी है? या फिर किसने कहा कि अगर प्यार है तो शादी जरूरी है? किसने कहा प्यार पूरा तभी होता है जब दोनों प्यार करे? राज और मेरे लिए मेरे हिस्से का प्यार ही कभी था, तो राज प्यार करे या नहीं फर्क नहीं पड़ता। मेरे लिए राज मेरी जिद है, जुनून है और मेरे जीने की आखिरी वजह, समझे? नंदिनी ने इशिका की बात सुन कहा, प्यार दो तरफा हो तो खुशियां होती है और एक तरफा तो गम। इशिका ने नंदिनी की तरफ रिव्यू मिरर से देख कहा, राज अगर मुझे जिंदगी भर का गम भी देगा ना तो भी मैं खुश रहूंगी, क्योंकि प्यार में चाहिए नहीं देना होता है। नंदिनी ने खिड़की के बाहर देख कहा, वो प्यार नहीं अभिशाप बन जाती है जो आपको जिंदगी भर दुख दे। इशिका ने कहा, उसके प्यार पे नहीं तो अभिशाप पे तो हक है ना, काफी है। प्यार में जोर नहीं होता, ना हो एक्सपेक्टेशंस, और जब प्यार में एक्सपेक्टेशंस नहीं होता ना तो वो प्योर होता है, जैसा राधा का कृष्ण ने लिए था। ये सुन नंदिनी ने कुछ नहीं कहा, पर राज ध्यान से इशिका को देखने लगा और मन में सोचने लगा, क्या सच में इशिका मुझसे इतना प्यार करती है, पर उसने तब मेरी जान क्यों नहीं बचाई जब वो बचा सकती थी। चैप्टर 11, कौन गलत कौन सही। सभी लोग जल्द ही मॉल पहुंच गए। दक्ष बाहर खड़ा सबके आने का इंतजार कर रहा था, तभी उसकी नजर बिजनेस सूट में आती हुई इशिका पर गई और उसने खुद से ही कहा, सच में शादी करने का फैसला गलत था। दक्ष इशिका को देख ही रहा था कि तभी दक्ष का दोस्त उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, दक्ष तू इशिका को क्यों घूर रहा है? तुझे तो नंदिनी को घूरना चाहिए ना। दक्ष ने अपने बेस्ट फ्रेंड साहिल को घूर कर देखा, क्योंकि वो जानता था कि साहिल बस उसे परेशान कर रहा था। दक्ष ने उसे घूरकर देखते हुए सरकास्टिक होकर कहा, मेरे दुख पर हंसी आ रही है, ठीक है तू ढूंढ चुका तेरी महबूबा। बोल वो नंदिनी की तरफ बढ़ चला। दक्ष ने नंदिनी और राज के बीच में आते हुए कहा, नंदिनी कैसी हो तुम? नंदिनी ने एक झूठी मुस्कान के साथ कहा, अच्छी। दक्ष जानता था कि नंदिनी की मुस्कान झूठी है, पर उसने उसे एक्सपोज ना करते हुए कहा, अच्छी बात है, वैसे और कौन आया है आपके साथ? नंदिनी ने इसी झूठी मुस्कान के साथ कहा, मैं, राज, अंश, निशा, साक्षी और इशिका, और कुछ देर में मेरी छोटी नंद। नहीं, मेरा मतलब अंश की बहन रोशनी भी आ जाएगी। दक्ष ने कहा, चली अच्छी बात है तो चले, पहले आप क्या ट्राई करना चाहेंगी? ये सुन नंदिनी ने साक्षी की तरफ देख कहा, वो, साक्षी का मूड खराब था तो उसकी पसंद से सब कुछ खरीदे। दक्ष ने इशिका और साक्षी के लिपटे हाथों को डेल्हा, फिर बोला, जैसा आप सबको ठीक लगे। साक्षी ने नंदिनी की बात को इग्नोर करते हुए इशिका से चहकते हुए कहा, इशू तुझे क्या चाहिए? राज ने अपनी भौहें उस करते हुए कहा, साक्षी नंदिनी कुछ कह रही थी। साक्षी ने उसकी तरफ सरकास्टिक तरीके से देखते हुए कहा, मैंने उससे कहा कि वो मेरे लिए या मुझसे बोले।
नहीं ना तो अपनी डियर नंदिनी से बोलो मुझसे दूर रहे। बोल वो इशिका को अपने साथ घसीटते हुए खुशी से बोली, इशु आज मैं बहुत शॉपिंग करूंगी। वो इतना बोल ही पाई थी कि सामने से आते हुए साहिल से टकरा गई और झल्लाते हुए बोली, देख कर नहीं चल सकते। साहिल ने अपने सामने खड़ी लड़की को देखा। वो स्लिम नहीं थी, वो थोड़ी सी हेल्थी थी पर काफी हॉट थी। साहिल ने अपने सामने खड़ी लड़की को घूरते हुए कहा, ओ मिस आप देखकर नहीं चल रही थी, समझी। साक्षी ने अपने सामने खड़े लड़के को घूर कर देखा और बोली, तुम झूठ बोलना बंद करो समझे। राज ने आते हुए साक्षी को डांटते हुए कहा, साक्षी ये क्या बदतमीजी है, माफी मांगी इनसे। साक्षी ने राज को देख आंखों में आंसू के साथ गुस्से में कहा, आपने देखा कि मैंने इस आदमी को धक्का मारा। राज ने चिढ़कर कहा, साक्षी स्टॉप बिहेविंग लाइक इशिका। इशिका ने राज को एक नजर देखा फिर दक्ष की तरफ मुड़ उससे बोली, दक्ष क्या साक्षी इस आदमी से टकराई थी। दक्ष ने जल्दी से इशिका के पास आते हुए कहा, बिल्कुल नहीं साहिल साक्षी से टकराया था। साहिल माफी मांगो साक्षी और इशिका से। बोलते हुए दक्ष ने साहिल को घूर कर देखा। साहिल ने मुंह बनाते हुए साक्षी से कहा, सॉरी। इशिका ने राज को इग्नोर किया और साक्षी के हाथ को पकड़ उसके आंसू पोंछते हुए प्यार से कहा, साक्षी तुम्हें एलवी का नया पर्स लेना था ना, चलो मैं तुम्हें दिलाती हूँ। बोल वो वहां से चली गई। इधर साहिल भी नंदिनी के पास आया और उससे बातें करने लगा। सभी नंदिनी के साथ कपड़ों की सेक्शन में चले गए। नंदिनी और बाकी सब ने शॉपिंग की तभी निर्मला जी ने राज के पास कॉल करके कहा, राज तुम इशिका के लिए मंगलसूत्र देख लो। राज ने कहा, ठीक है माँ। फिर वो सबसे बोला, वो माँ ने इशिका के लिए मंगलसूत्र देखने के लिए कहा है तो चलते हैं, तुम सब भी कुछ अपने लिए देख लेना। ये सुन दक्ष ने गहरी आंखों से इशिका को देखा फिर कुछ सोच मुस्कुराया और मन में बोला, देखते हैं ये मंगलसूत्र कौन किसके लिए खरीदेगा। सोचते हुए दक्ष ने नंदिनी की तरफ देखा को राज को देख रही थी और मन में बोला, नंदिनी एक अच्छी लड़की होगी पर लॉयल शायद नहीं है। वैसे भी मैं कौन सा हूँ पर मैं ये शादी। सोचते हुए वो बोला, नंदिनी चलो तुम भी कुछ रिंग्स और मंगलसूत्र देख लो, हमारी सगाई एक हफ्ते में होने वाली है। माँ भी कह रही थी कि उनकी बहू को शॉपिंग करा दूं। ये सुन नंदिनी हल्के से मुस्कुराई। इशिका ने साक्षी के हाथ को पकड़ा और ज्वेलरी सेक्शन में गई। इशिका सभी जगह देखते हुए बोली, भाग्य। सच में मैंने नहीं सोचा था कि चीजें वैसे ही होगी जैसे मेरे सपने में या फिर मेरे पास्ट लाइफ में हुआ था। पर अच्छा है इस बार मैं बताऊंगी कि सच्चा कौन और झूठा कौन। सोच वो साक्षी के साथ प्लेटिनम सेक्शन में चली गई और ज्वेलरी देखने लगी। इधर निशा भी आ चुकी थी। वो अंश के साथ गोल्ड सेक्शन में बैठी राज और नंदिनी की तरफ देखते हुए बोली, अंश कुछ करो यार। दीदी अगर उस दक्ष के साथ शादी कर लेंगी तो क्या होगा। देखो कितने प्यारे लग रहे हैं दीदी और जीजू एक साथ। अंश ने भी राज और नंदिनी की तरफ देखा फिर उसे कल इशिका की बात याद आई और उसने मन में सोचा, इशिका थर्ड पार्टी भले थी पर वो पहले से भाई से प्यार करती थी। हाँ उसने ये गलत किया कि जब भाई की शादी भाभी के साथ हुई तो उसने भाई के साथ रिलेशन बनाए रखा पर भाई ने भी तो भाभी से शादी बस एक साल के लिए की थी और उन्होंने प्रॉमिस किया था इशिका से कि वो उससे शादी करेंगे, तो इसमें इशिका की भी पूरी गलती नहीं है। भाई ने ही उसे ये उम्मीद दी थी कि वो उससे शादी करेंगे। भाई ने ना ही भाभी के साथ बल्कि इशिका के साथ भी धोखा किया था, तो इसमें इशिका की पूरी गलती नहीं थी पर मैंने निशा के साथ मिलकर उसके साथ। सोचते हुए अंश ने एक बार नंदिनी और राज को देखा जो मंगलसूत्र देख रहे थे। अंश की सोच बदल रही थी पर उसे पता तक नहीं था भाग्य का शिकंजा हल्का हो रहा था। क्या नंदिनी सब कुछ फिसलने से रोक पाएगी। नहीं शायद भाग्य को भी झुकना होगा इसके सामने जिसने खुद को खोना शुरू कर दिया था इंतकाम में। क्या खुद को खोती हुई इशिका बचा पाएगी खुद को इंतकाम के दलदल से या फिर सब खोकर अकेली रह जाएगी। चैप्टर 12 पहली जीत। इशिका साक्षी को शॉपिंग करने का बोल वहां से बाहर की तरफ जाने लगी तभी किसी ने उसका हाथ पकड़ अपनी तरफ खींचा और उसकी कमर पर हाथ रख उसे दीवार से टिका दिया। इशिका ने देखा वो दक्ष था। ये जन्म हो या वो जन्म पर दक्ष ही वो था जिसने कितने ही गलत कामों में उसका साथ दिया था। ये आदमी जो पागल था उसके प्यार में कितना कुछ नहीं किया था इसने। इशिका ये सब सोच ही रही थी कि दक्ष ने एक प्यारी स्माइल के साथ कहा, क्या हुआ मिस सिंह। इशिका दक्ष की आवाज सुन अपने सोच से बाहर आए और एक चार्मिंग स्माइल के साथ दक्ष के हाथ अपनी कमर से हटाया और बोली, मिस्टर रॉय प्लीज आपकी मंगेतर नंदिनी है मैं नहीं। दक्ष ने अपने कुछ कदम पीछे कर खड़े होकर एक स्माइल के साथ कहा, मैं ये रिश्ता आज तोड़ने वाला हूँ। ये सुन इशिका हैरान नहीं हुई क्योंकि दक्ष सच में नंदिनी से ये रिश्ता तोड़ सकता था पर किसने कहा था उसे विलन होने के लिए। सोच इशिका ने अपनी चार्मिंग स्माइल के साथ कहा, क्या तुम ये रिश्ता अपनी सगाई तक निभा सकते हो। ये सुन दक्ष की आंखें गहरी हो चली पर उसने अपनी स्माइल के साथ बिना अपने एक्सप्रेशन बदले कहा, आप चाहती है। इशिका ने कहा, हाँ। दक्ष ने कहा, मुझे क्या मिलेगा।
इशिका ने कहा, मैं आपको वो नहीं दे सकती जो आप चाहते हैं, मेरा दिल अब किसी और के लिए नहीं धड़कता। दक्ष ने अपनी स्माइल के साथ कहा, कोई बात नहीं, आप बस मेरे साथ चलिएगा, मेरा दिल हम दोनों के लिए धड़केगा। ये सुन इशिका ने मन में कहा, तुम आज भी वैसे ही हो। सोच उसने एक बार गौर से मुस्कुराते हुए दक्ष को देखा और फिर वहां से निकल गई। यहाँ नंदिनी मंगलसूत्र देख रही थी, तभी एक असिस्टेंट ने स्माइल के साथ राज और नंदिनी से कहा, सर मैम आप दोनों बहुत प्यारे कपल है। सर आप ये वाला मंगलसूत्र एक बार मैम को पहनाए ना, ये इन पर बहुत प्यारा लगेगा। राज ने एक बार मंगलसूत्र को देखा, फिर एक स्माइल साथ उसे लेकर नंदिनी को पहना दिया। वही दूर खड़ी इशिका एक फीकी स्माइल के साथ ये सब देख रही थी और उसने अपने मुठिया कसकर बंद कर ली। क्या तुम सच में राज को पाना चाहती हो? किसी की धीमी पर साफ आवाज इशिका के कानों में गई। इशिका जानती थी कि ये दक्ष है। इशिका ने राज और नंदिनी को देखते हुए कहा, जो इस वक्त एक लविंग कपल को तरह मंगलसूत्र ट्राई कर रहे थे, मैं सच में पाना चाहती हूँ, पर उसका साथ नहीं, उसका दिल, उसकी हर एक सांस, उसकी जिंदगी, और ये सब मेरा होगा हमेशा के लिए। क्योंकि इशिका सिंह ने बहुत कुछ खो दिया है। दक्ष ने धीरे से फिर कहा, क्या तुम्हें नंदिनी पर गुस्सा नहीं आता? इशिका ने नंदिनी को देखा जो परेशान होते हुए राज को देख जरूर रही थी, पर उसने उसे रोका नहीं। फिर धीरे से बोली, नंदिनी ने कभी कुछ गलत नहीं करते हुए भी सब कुछ गलत किया, और जल्द ही उसे एहसास होगा कि भाग्य भी उन्हीं का साथ देता है जो अपने लिए लड़ना चाहते हैं। नंदिनी हमेशा कहती है ना कि भाग्य ये चाहता है, वो चाहता है, तो अब भाग्य ही उसकी बर्बादी बनकर भी बर्बादी नहीं बनेगा, और उसकी शुरुआत अब से इसी वक्त से होगी। उद्धरण चिन्ह। बोल इशिका अचानक से भागी और चिल्लाई, राज। और राज के पास पहुंच उसे दूर धक्का देते हुए एक मुस्कान दी। फिर अचानक से उसने नंदिनी को भी धक्का दिया, और ऐसा होते ही ऊपर लगा बड़ा सा शालीमार नीचे पहले जहां राज खड़ा था, और अब इशिका वहां गिरा और इशिका खून में लथपथ जमीन पर। इशिका ने राज की जान तो बचा ली, साथ में नंदिनी की भी, पर खुद को नहीं। उसने राज को बचाया, ये बुरा नहीं था, पर जिसे बचाया वो अब अपने बगल में खड़ी नंदिनी की जांच कर रहा था कि कहीं उसे चोट तो नहीं लगी। और वही दक्ष जिसने अपने आंखों से इशिका को जमीन पर खून में लिपटा गिरा देखा, वो अचानक से भागकर उसके पास आया और इशिका के ऊपर से शालीमार हटाए हुए चिल्लाया, इशिका, इशिका, इशू। दक्ष की आवाज सुन अंश, निशा, नंदिनी और राज की भी नजर खून में लिपटी बेहोश इशिका पर गई, और वो भी उसके पास आए, पर अब तक दक्ष ने उसे अपने गोद में उठा लिया और बाहर भागते हुए अपने दोस्त साहिल से बोला, हॉस्पिटल में कॉल करके बोलो कि इमरजेंसी रूम रेडी रखे, मैं जल्द ही इशिका को वहां लेकर पहुंचता हूँ। बोल दक्ष वहां से निकल गया। इधर एक बार फिर अंधेरे में पहुंची इशिका ने खुद पर हंसते हुए कहा, हा हा हा। लो मैंने छीन लिया नंदिनी का हथियार। वो हमेशा राज की जान बचाकर उसके दिल में जगह बना लेती थी ना, पर अब कैसे अपनी छवि वो राज के दिल में बसाएगी। भाग्य देखो, आज मेरी पहली जीत हुई और अब हर बार मैं जीतूंगी। हा 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 हा। हंसते हुए इशिका के आंखों से आंसू बहाने लगे और वो रोते हुए शून्य में बैठ बोली, गलती हर बार मेरी नहीं थी, पर लोगों ने मुझे ही ब्लेम किया। हाँ मैं गलत थी, मैंने गलत किया था, पर क्या वो सब सही थे? मुझे पागलखाने भेजना, जेल भेजना, मेरी मॉम की डेथ, मैं भी बिना बाप के थी, पर क्या मैंने कभी रोकर कहा मुझे पापा चाहिए? नहीं, क्योंकि मुझे चिल्लाना तो आता था पर रोना नहीं, मेरे बच्चे को मार देना सही था। उद्धरण चिन्ह। यहाँ बाहर हॉस्पिटल में इशिका इमरजेंसी रूम में भर्ती थी, सभी बाहर उसका इंतजार कर रहे थे। निशा ने अंश के बगल में बैठते हुए कहा, अंश तुम्हें क्या लगता है इस इशिका ने जीजू या दीदी की जान क्यों बचाई? कहीं उसकी कोई चाल तो नहीं इन सब में? अंश, जिसने खून में लथपथ इशिका को इमरजेंसी रूम में जाते हुए देखा था, वो परेशान हो रहा था, और जब उसने निशा की बात सुनी तो थोड़ा चिढ़कर बोला, इशिका भाई के लिए पागल है, वो उनके लिए कुछ भी कर सकती है, उसने उनके लिए 2 बार सुसाइड तक कर लिया था, तो ये तो मुमकिन सी बात है कि वो भाई को बचाएगी। और निशा प्लीज यार इसके बारे में अभी ऐसा कुछ मत बोलो, मैं उसे इतना तो जनता ही हूँ। अंश के ऊपर भाग्य का और नोवेल की पावर कम हो रही है, इसलिए वो अपनी सोचने समझने की शक्ति हासिल कर रहा है। चैप्टर 13 भाग्य कमजोर पड़ रहा है। कहते हैं कर्म करोगे तो फल मिलेगा, और इशिका को भी मिला, उसे अब अंश का साथ मिलने लगा था, पर इतना काफी नहीं था, क्योंकि भाग्य से जितना इतना आसान कहा। नंदिनी हॉस्पिटल के वार्ड में बैठी थी, क्योंकि राज परेशान हो रहा था कि कहीं उसे चोट तो नहीं लगी, तो डॉक्टर ने चेकअप करके उसे रेस्ट करने के लिए कहा, पर नंदिनी को आराम कहा था। नंदिनी वार्ड में बैठी आज जो कुछ हुआ वो सोच रही थी, और उसके दिल की धड़कन बढ़ने लगी, और उसे फिर वही एहसास महसूस हो रहा था कि कुछ उसके हाथ से फिसल रहा है। नंदिनी ने अपने दिल पर हाथ रखते हुए कहा, ये क्या हो रहा है? क्या गलत हुआ है? नंदिनी ये सब सोच ही रही थी कि तभी राज अंदर आते हुए बोला, नंदिनी तुम सोई नहीं? नंदिनी ने एक हल्की मुस्कान के साथ कहा, वो मुझे नींद नहीं आई। राज ने इसके बगल में बैठते हुए कहा, ये तो काफी बड़ी प्रॉब्लम है, मैं क्या करूं? अरे हाँ, मैं लोरी गाऊं तुम्हारे लिए?
ये सुन नंदिनी ने उसके कंधे पर हल्के से मारते हुए कहा, राज, ये सब छोड़ो और वो इशिका कैसी है? इशिका का नाम सुन राज ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, वो औरती में है, पर तुम चिंता मत करो, वो ठीक हो जाएगी और तुम्हें कोई प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है। ये सुन नंदिनी ने हल्के से स्माइल की और बोला, मैं प्रार्थना करूंगी। नंदिनी को उदास देख राज ने उसे गले लगाते हुए कहा, नंदिनी, आज अगर वो शालीमार तुम्हारे ऊपर गिर जाता तो मैं मर ही जाता। राज के मरने की बात सुन नंदिनी ने उसके मुंह पर अपना हाथ रख कहा, राज, तुम मरने की बात मत किया करो। मैं तुम्हें कभी कुछ नहीं होने दूंगी। राज ने नंदिनी के हाथ को अपने होठों से हटाया और उसके हाथ को चूमते हुए कहा, नंदिनी, मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। ये सुनते ही नंदिनी ने राज को खुद से दूर किया और जल्दी से बोली, राज, ये गलत है, तुम इशिका के होने वाले पति हो। मैं नंदिनी को बीच में ही काटते हुए राज ने एक फीकी सी मुस्कान के साथ कहा, नंदिनी, मैं सच में तुम्हारे अलावा किसी और के साथ नहीं रह सकता। बोल राज वहां से चला गया। राज के जाने के बाद नंदिनी ने रोते हुए कहा, राज, मैं सच में तुम्हारे साथ नहीं रह सकती क्योंकि इशिका, वो तुमसे बहुत प्यार करती है, मैं उसके साथ ऐसा नहीं कर सकती। बोल वो रोने लगी। नंदिनी को नहीं पता था कि राज गया नहीं था, बल्कि वार्ड के दरवाजे के पास खड़ा उसकी बातें और रोना सुन रहा था। उसने नंदिनी की बातें और रोना सुन कहा, मुझे माफ कर दो नंदिनी। तभी अंश भागते हुए आया और राज के पास आते हुए बोला, भाई, इशिका को होश आ गया। ये सुन राज ने उसे देखते हुए कहा, अच्छा, तो चल चल के देखते हैं उसे, और हाँ, घर पर या किसी और को या कविता आंटी किसी को आज के बारे में मत बताना, समझे? अंश ने राज की बात सुन उसे अजीब नजरों से देखते हुए कहा, पर क्यों भाई? राज ने उसे घूरते हुए कहा, जो कहा है वो करो। बोल वो वहां से चला गया और अंश जाते हुए राज को देखते हुए बोला, पर भाई ने तो नंदिनी भाभी के लिए ऐसे नहीं कहा कभी भी, तो इशिका के लिए क्यों? अरे लेकिन मैंने भाई को ये तो बताया ही नहीं कि मैंने सबको इस बारे में बता दिया। ओ शीट। बोल अंश भागते हुए राज के पास चल दिया। 3 घंटे बाद इशिका को औरती से ऑब्जर्वेशन में रखा गया था। डॉक्टर ने परेशान कविता जी को देखते हुए कहा, देखिए मैम, इशिका को काफी चोटें आई हैं और उसका ब्लड लॉस भी बहुत ज्यादा हुआ था। वो तो अच्छा है दक्ष का, जो इशिका को टाइम पर ले आया, वरना इसका बचना मुश्किल होता। इशिका को अगर एक दिन में होश आ गया तो अच्छा होगा, पर अगर उसे नहीं आया तो कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ सकती है। डॉक्टर की बातें सुन कविता जी रोते हुए बोली, और इशू को पूरी तरह से ठीक होने में कितना टाइम लगेगा? डॉक्टर ने कुछ देर सोचा फिर बोला, उनके हाथ और पैर की हड्डियां टूट चुकी है तो इसे ठीक होने में 3 महीने लगेंगे, तो 3 महीने तक उन्हें यहाँ रहना होगा, फिर वो 1 महीने के लिए ट्रेनिंग पीरियड में रहेंगी, तो कुल मिलाकर 4 महीने। ये सुन वहां पर खड़ा राज थोड़ा खुश हुआ कि अब इसकी शादी इशिका के साथ 4 महीने तक नहीं होगी, पर फिर उसने अपने बगल में खड़ी नंदिनी को देखा, जो ध्यान से डॉक्टर की बात सुन रही थी। अंश डॉक्टर की बात सुन थोड़ा परेशान हुआ और सोचा 4 महीने। तभी उसके बगल में खड़ी निशा ने कहा, अंश, तुम्हें क्या लगता है ये भगवान ने उसे पनिशमेंट दी है मेरी दीदी और जीजू को अपरेश और अलग करने के लिए? अगर अंश 2 दिन पहले वाला अंश होता तो वो जरूर कहता हाँ, पर आज के अंश को निशा की बात सुन सिर्फ उस पे गुस्सा और चिढ़ आ रही थी, पर अंश ने खुद को शांत किया और कुछ नहीं बोला। धीरे धीरे टाइम बीता और अब एक दिन बीत गए, पर इशिका को अभी तक होश नहीं आया। यहाँ सभी के पास कोई ना कोई था जो एक दूसरे को संभाल रहा था, पर दक्ष, वो कल रात से ही इशिका के वार्ड में उसका हाथ पकड़े बैठा था। दक्ष को जैसे भूख, प्यार, नींद कुछ नहीं आ रही थी। दक्ष ने बेड पर लेटी लड़की को देखा जिसके मुंह पर ऑक्सीजन मास्क था, सर पर पट्टी, और धीरे से अपनी नशीली आवाज में बोला, इशू, तुम होश में कब आओगी? देखो मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि तुम अब और नहीं सो सकती, तुम्हें जगना होगा मेरे लिए, समझी? इशू, मैं नंदिनी से शादी करने को तैयार हूँ, बस तुम होश में आ जाओ। इशू, मैं तुम्हारी सारी बातें मानूंगा, ठीक है? बिस्तर लेटी इशिका को हल्का हल्का होश आने लगा था, और उसने जब दक्ष की बातें सुनी तो उसने मन में खुद से कहा, ये लड़का कभी नहीं सुधरेगा, और अपनी आंखें खोलते हुए धीरे से बोली, सच में? चैप्टर 14, मेरी पहली मोहब्बत। इशिका की आवाज सुन दक्ष ने अपना सर इशिका और अपने हाथ के ऊपर से उठाया और उसे लाल आंखों से देखते हुए बोला, हाँ। इशिका ने दक्ष को देख एक स्माइल देनी चाहिए, पर उसे खांसी आ गई। ये देख दक्ष ने उसका मास्क हटाया और पानी पिलाना चाहा, पर कैसे पिलाए? इशिका लेटी हुई थी और उसके कमर और पीठ में चोट लगने की वजह से वो उठ नहीं सकती थी। ये देख दक्ष ने इशिका को एक बार देखा जो खांस रही थी और उसे अब हल्की हल्की सांस लेने में भी प्रॉब्लम होने लगी थी। ये देख उसने धीरे से कहा, सॉरी, और खुद पानी पीकर झुका और इशिका के हाथों को अपने होठों से बंद कर दिया और अपने जीभ की मदद से उसे पानी पिलाने लगा। ऐसे ही करते करते दक्ष ने हैरान इशिका को पूरा एक गिलास पानी पिला दिया। ये करके दक्ष वापस कुर्सी पर बैठा और इशिका को कोमल आंखों से देखते हुए आराम से बोला, मिस सिंह, मैं सच में पागल हो रहा हूँ।
दक्ष की बात सुन इशिका होश में आए और उसे देखते हुए आराम से बोली, और वो भला क्यों मिस्टर रॉय? दक्ष ने इशिका के आंखों की शांति देखी तो उसकी आंखें गहरी हो चली, पर उसने आराम से कहा, आपको पता है आपका वो राज आपके ओरती में होते हुए भी अपनी एक्स वाइफ के पास था, उसे गले लगा रहा था, उसके हाथों चूम रहा था। बोलते हुए दक्ष ने इशिका के हाथ को पकड़ा और उसके एक एक उंगली को चूमने लगा और बोला, फिर उसने सबको आपके चोट लगने के बारे में ना बताने के लिए आपके उस सो कॉल्ड होने वाले देवर को कहा, पर आपका होने वाला देवर बड़ा बेवकूफ है, उसने पहले ही सबको इस बारे में बता दिया था। इशिका ने दक्ष से अपना हाथ वापस लेना चाहा, पर उसके पूरे शरीर में हल्का हल्का दर्द हो रहा था और उसे लग रहा था कि उसके शरीर में जान ही नहीं है। जैसे इशिका की परेशानी दक्ष समझ चुका था और वो बोला, आपको पेन किलर और एनेस्थीसिया दिया गया था, इसलिए आपको ऐसा महसूस हो रहा है, और शायद आपके पेन किलर का असर खत्म हो रहा है, इसलिए आपको दर्द महसूस हो रहा है। इशिका ने दक्ष को आराम से देखा और फिर बोली, मिस्टर रॉय आप बगावत करना चाहते हैं? दक्ष ने बिना इशिका को देखे उसके हाथों को सहलाते हुए कहा, अगर आपको पाने के लिए बगावत करना पड़ा तो मंजूर है। इशिका ने कहा, आप किस्मत से बगावत करना चाहते हैं? ये सुन दक्ष ने इस बार इशिका की आंखों में देखते हुए प्यार से कहा, अगर मिस सिंह मुझे भगवान के खिलाफ जाने के लिए कहेंगी तो मैं उनके खिलाफ भी चला जाऊंगा। अगर आपकी एक मुस्कान के लिए मुझे इस दुनिया को आग भी लगानी पड़ी तो मैं एक बार भी नहीं सोचूंगा, समझी मिस सिंह? इशिका ने भी बिना अपनी नजरें हटाए धीरे से कहा, मिस्टर रॉय आप तो बिल्कुल एक विलन की तरह बात कर रहे हैं, और वो भी बॉस विलन की तरह। इशिका की बात सुन दक्ष ने एक मुस्कान के साथ कहा, अगर आपको विलन पसंद है तो मैं विलन भी बन सकता हूँ, और अगर आपको हीरो। पर इशिका ने उसकी बात बीच में काटते हुए कहा, आपको नहीं लगता मिस्टर रॉय कि हमें एक डॉक्टर की जरूरत है इस वक्त? हम बीमार हैं। ये सुन दक्ष जल्दी से उठा और बोला, मैं अभी आपके अटेंडिंग डॉक्टर को लेकर आता हूँ, बोल वो वहां से चला गया। ईशान के जाने के बाद इशिका ने अपने मन में सोचा, नंदिनी 4 महीने के लिए हॉस्पिटल में भर्ती थी तो मैं भी 4 महीने के लिए रहूंगी। तो क्यों ना मेरे प्यारे मंगेतर को एक अच्छी आदत लगाई जाए। अच्छा आइडिया है, बोल इशिका हंसने लगी। कुछ देर में डॉक्टर आए, इसकी आईवी ड्रिप चेंज की, उसे दवाइयां दी और इशिका से बोले, आपके पति बहुत केयरिंग है। इशिका ने कंफ्यूज होकर कहा, मेरे पति? डॉक्टर ने एक स्माइल साथ बाते हुए उसकी रिपोर्ट देखते हुए कहा, वो जो मुझे अभी बुलाने आए थे। इशिका ने ये सुन एक स्माइल के साथ कहा, वो मेरे पति नहीं है, बल्कि मैं उनकी क्रश हूँ, मेरे होने वाले पति तो राज चोपड़ा है। ये सुन डॉक्टर ने उसे अजीब तरीके से देखा, फिर कंफ्यूज होकर बोला, पर वो तो उस लड़की, क्या नाम है उसका? हाँ, नंदिनी के साथ उसके कमरे में सो रहे हैं, वो कल भी आपके बारे में एक बार भी जानने नहीं आए थे, वो तो जब हमें कल लगा कि आप उठने वाली है तो वो आए थे, पर सभी घरवाली को देख वहां से वापस नंदिनी के साथ इसके वार्ड में चले गए और वापस ही नहीं आए। डॉक्टर की बातें सुन इशिका ने एक फीकी स्माइल के साथ कहा, राज नंदिनी सिर्फ दोस्त है, मैं राज पर पूरा भरोसा करती हूँ। आपको पता है डॉक्टर, पहले मैंने भी उन दोनों को गलत समझा था, पर राज ने कहा, जहाँ प्यार होता है वहाँ भरोसा भी। तो मैं तो राज से बहुत प्यार करती थी, तो अब मैंने शक करना बंद कर दिया, और आप भी उन दोनों को गलत मत समझना, हो सकता है राज को नंदिनी की फिक्र हो रहे हो। इशिका की पूरी बात सुन डॉक्टर ने मन में कहा, बेचारी, बताओ इसका होने वाला पति इस पे चिट कर रहा है और इसे पता भी नहीं, भगवान इसे कोई अच्छा पार्टनर देना, जैसे वो लड़का दक्ष। फिर डॉक्टर इशिका से बोला, अच्छा अब आप आराम करो, बोल डॉक्टर वहां से निकल गया। डॉक्टर को नहीं पता था कि राज, अंश, नंदिनी और निशा सब बाहर खड़े उसकी बातें सुन रहे थे, पर इसका मतलब ये नहीं था कि इशिका को भी नहीं पाया था कि कोई बाहर खड़ा उसकी बातें सुन रहा है। अंश ने इशिका की बातें सुन मन में कहा, भाई ने सच में इशिका के साथ अच्छा नहीं किया। नंदिनी ने मन में सोचा, मैं इशिका के साथ अच्छा नहीं कर रही, मैं अब राज से दूर रहूंगी, हाँ यही सही है। निशा ने सोचा, ये इशिका क्या प्लान कर रही है। और इन सब से अलग राज, इसके दिल में कुछ बदला और एक बीज जिसे लोग अक्सर गिल्ट कहते हैं वो पनपने लगा, पर राज को कहाँ पता था कि ये गिल्ट ही एक दिन उसका प्यार बनेगा इशिका के लिए। और इन सब से अलग दक्ष, जिसने सारी बातें सुनी थी डॉक्टर और इशिका की, उसने मन में कहा, मिस सिंह आप एक दिन मेरी जान लेकर रहेंगी। राज, नंदिनी, अंश और निशा तब आए थे जब डॉक्टर ने राज के नंदिनी के कमरे में होने की बात की थी। बीज बोया जा चुका था और अब बस उसे पानी, खाद और सूर्य की रोशनी की जरूरत थी। नंदिनी का एक फैसला उसकी सबसे बड़ी गलती बनने वाला था, निशा का शक उसकी बर्बादी बनने वाला था, और अंश का गिल्ट उसे जिंदगी का सबसे बड़ा सबक सिखाने वाला था। भाग्य भी उनका साथ देता है जो कर्म करते हैं, तो अब इशिका अपने कर्म कर रही थी, तो क्या भाग्य अब भी उसके खिलाफ जाने वाला था? ये कहानी है इशिका के इंतकाम की। चैप्टर 15, आदतें बनते बनते बन ही जाती है। किसी महान व्यक्ति ने कहा था कि एक आदमी से नफरत मोल ली जा सकती है, पर एक औरत से बिल्कुल नहीं।
इशिका के होश में आने वाली बात सबको बताई गई। सभी जल्दी जल्दी इशिका से मिलने आए और उसे ठीक होने का बोल वहां से चले भी गए, पर इशिका की माँ कविता जी वो अपनी बेटी के सामने बैठी रही और एक बार कंफर्म करके कि सब चले हैं वो सीरियस होकर बोली, इशिका सिंह। इशिका जानती थी कि वो पूरी दुनिया को बेवकूफ बना सकती है, पर अपने सामने बैठी इस औरत को बिल्कुल नहीं। तो उसने पहले ही सरेंडर किया और अच्छे बच्चों की तरह बोली, बोलिए मॉम। कविता जी ने सख्त चेहरा बनाकर कहा, तुम्हें पता है ना कि ये कितना खतरनाक हो सकता था। मैंने उस ज्वेलरी शॉप की सीसीटीवी को देखा है और मुझे तो इतना पता है अगर तुम राज और नंदिनी को वहां से हटने के लिए भी कहती तो भी वो बच जाते, लेकिन अब तुम मुझे ये बताओ तुमने अपनी जान खतरे में क्यों डाली। गुस्से से तड़कती कविता जी को देख इशिका ने मन में कहा, हे भगवान किसी को तो भेज दे मुझे बचाने के लिए। पर माँ के सामने भगवान की भी कहा चलती है, तो हमारी इशिका जी ने अच्छे बच्चों की तरह कहा, मैं राज को अपना प्यार दिखाना चाहती थी। इशिका का जवाब कविता जी के एक्सपेक्टेशन के बीच में ही था, तो उन्होंने उसे गुस्से से घूरा जैसे एक घायल शेरनी बेबस हो और कुछ नहीं कर सकती हो। अपनी माँ के ये एक्सप्रेशंस को देख इशिका को हंसी आ गई और वो जोर जोर से हंसने लगी। कविता जी ने अपनी बेटी को आज महीनों में इस तरह हंसते हुए देखा तो वो थोड़ी भावुक हो गई और उन्होंने थक हार कर कहा, देखो इशू तुम कुछ भी करो मुझे फर्क नहीं पड़ता, पर हाँ इतना ध्यान में रखा कि तुम दोबारा खुद को कोई नुकसान ना पहुंचाओ, समझी। इशिका ने एक स्माइल के साथ कहा, ठीक है माँ। फिर कुछ सोचकर बोली, अच्छा माँ मेरी कंपनी ने इन 5 सालों में काफी प्रॉफिट किया है, तो आप इस प्रॉफिट का 5% गरीबों, भूखों और अपाहिजों की मदद करने में लगा दीजिए। इशिका की बात सुन कविता जी थोड़ा हैरान थी, पर उन्होंने कहा, मैं ये बात तुमसे करना चाहती थी, चलो अच्छा है कि तुमने ही कर दी। इशिका ने फिर कुछ सोचा और बोली, और हाँ माँ आप 2 वृद्ध और अनाथ आश्रम भी बनवा दीजिए और उसमें हम अनाथों और बूढ़ों को फ्री में रखेंगे, वहां पर हम उन्हें कुछ ना कुछ सिखाएंगे को उन्हें पसंद हो, फिर उसके बाद वो अपने खाने का और कपड़ों का पैसा खुद कमा सकेंगे। इस बार कविता जी खुद को नहीं रोक पाती और बोली, इशिका तुम ये सब कब से करने लगी। इशिका ने अपने हाथ में लगे प्लास्टर को देख कहा, माँ मैं थोड़े अच्छे कर्म करना चाहती हूँ बिना स्वार्थ के, ताकि कल को मैं स्वर्ग में जा सकूं, और हाँ आप एक गो आश्रम भी खोलिए, उसमें हम गायों की सेवा करेंगे। कविता जी ने अपनी बेटी की बातें सुन उसके सर पर लगी पट्टी को देखा और उठते हुए बोली, मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ, वो देखे कहीं मेरी बेटी पागल तो नहीं हो गई। ये सुन इशिका ने सीरियस होकर कहा, माँ मैं मजाक नहीं कर रही, राज को काइंड लोग पसंद है, मैं राज को ये बात हमारी शादी वाले दिन बताऊंगी, तो प्लीज और हाँ आप आश्रम का नामकरण रखिएगा, ठीक है। कविता जी ने अपनी बेटी के माथे को चूमा और एक गहरी सांस लेकर बोली, ठीक है पर इशू राज तुमसे प्यार नहीं करता, तुम किसी और को क्यों नहीं चुन लेती। कविता जी की बातें सुन इशिका ने कहा, माँ राज मुझे नहीं पसंद करता इसका मतलब ये नहीं कि वो मुझे आगे भी नहीं करेगा। अपनी बेटी के जिद को जानते हुए कविता जी ने कुछ नहीं कहा और वहां से चली गई। इशिका ने कविता जी के जाने के बाद कहा, नंदिनी का भाग्य ताकतवर उसके लोगों की मदद करने की वजह से है, तो अगर मैं भी लोगों की मदद करूंगी तो क्या मैं नंदिनी के भाग्य से जीत नहीं सकती। कहते हैं निस्वार्थ भाव से किया गया दान पुण्य कमाता है, तो लो मैंने भी जब माँ से दान और आश्रम की बात की थी मैंने स्वार्थ के बारे में नहीं सोचा, मैंने तो लोगों की मदद करने के बारे में सोचा, तो देखते हैं अब क्या इस नोवेल में इतनी ताकत है कि वो अब मेरे खिलाफ जा सके। बोल इशिका मुस्कुराए और सो गई। अगली सुबह राज आज सुबह 7 बजे ही हॉस्पिटल आ गया। राज इशिका के वार्ड में आया तो देखा नज इशिका को खाना खाने के लिए कह रही थी, क्योंकि उसे अभी दवाई भी खानी थी, पर इशिका एक जिद्दी बच्चे की तरह जिसे उसका टॉय नहीं मिला था उसकी तरह मुंह फुलाकर बैठी थी। राज को इशिका की ये हरकत देख हंसी आ गई और उसने नज से खाना लिया और इशिका के पास बैठते हुए बोला, इशू अब जिद मत करो, चली खाना खा लो, फिर तुम्हें दवाई भी खानी है। राज को देखते ही इशिका की आंखें चमक गई, जिसे देख राज को थोड़ी खुशी हुई। भला किस आदमी को एडमायर होना नहीं पसंद होता। राज भी कुछ अलग नहीं था। राज ने इशिका को चम्मच से दलिया खिलाया तो इशिका ने खा लिया, जिसे देख नज ने गहरी सांस ली और बोली, सर मैं तो मैम को कब से कह रही थी कि खा ले, पर उन्होंने कहा जब तक राज नहीं आएगा तब तक मैं नहीं खाऊंगी, और देखिए आपके आते ही उन्होंने कहा लिया। नस की बात सुन राज ने कहा, इशू बचपन से ही ऐसी ही है, जब ये बीमार होती है तो इसे मेरे अलावा दुनिया में कोई दवाई नहीं खिला सकता। ये सुन नज ने इशिका की दवाइयां निकली और राज को बताते हुए बोली, सर ये दोनों दवाइयां आप इन्हें खाना खाने के बाद खिलाएगा और फिर ये तीनों उसके 15 मिनट बाद। बोल वो चली गई। नस के जाने के बाद राज ने इशिका को खाना खिलाया और फिर दवाएं और बोला, इशिका ऐसे जिद नहीं करते, अब तुम रोज खाना और दवाई टाइम पर खा लेना, ठीक है। राज को पता भी नहीं चला कि आज 1 साल बाद उसने इशिका को इशू कहा था और वो उससे प्यार और पेंशन से बात कर रहा था।
इशिका ने राज को देखते हुए एक प्यारी स्माइल के साथ कहा, राज तुम्हें पता है ना मैं तुम्हारे बिना दवाई नहीं खाती, तो क्या तुम रोज सुबह 7 बजे और रात के 9 बजे यहाँ आ जाओगे प्लीज। वार्ड में हल्की हल्की सूरज की रोशनी पड़ने से इशिका की खूबसूरती और बढ़ गई, जिसे देख एक बार को राज हैरान रह गया और उसने अनजाने में कहा, ठीक है। और ये सुनते ही इशिका जोर से चिल्लाई, ये जैसे उसे उसकी फेवरेट कैंडी जो उसे महीने से चाहिए थी वो मिल गई हो, और एक्साइटमेंट में राज को गले लगाने लगी, पर तभी उसे हाथों में बहुत दर्द हुआ, जिससे उसने दर्द में एक आहली फिर रोनी सी सूरत बनाकर राज को देखने लगी। राज को इशिका की शक्ल देख हंसी आ गई और उसने अनजाने में ही उसका सर हिला दिया। इशिका ने स्माइल करते हुए राज को देखा, फिर मन में बोली, आदतें लगते लगते लगती है, और तुम्हें भी मेरी जल्द ही एक एडिक्टिव ड्रग की तरह आदत लगेगी, जिसे तुम छोड़ना भी चाहो तो नहीं छोड़ सकते। राज के दिल में बसा गिल्ट का बीज अब अंकुरित हो रहा था और उसे पता भी नहीं चला, इशिका का इंतकाम शुरू हो चुका था। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, सब्सक्राइब फॉर मोर इंटरेस्टिंग स्टोरी ऑडियो।